टीचिंग इंक्लूड्स क्या क्या, ठीक है। तो वो कहते हैं मेमोरी एप्टीट्यूड इंसाइट क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी एंड इंसाइट, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं मोस्ट इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग का इंटेलेक्चुअली फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, जिसमें वो बौद्धिक चीज़ों का सोच विचार करते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो होता है एडोलसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ऑफ स्वयं इज़ फॉर। स्वयं के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो है वो स्वयं का, वो किस लिए बनाया गया है? तो वो बनाया गया है क्लियरिंग द डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री कांट बी टॉट बाय यूजिंग। हिस्ट्री को हम किस चीज़ से नहीं बता सकते हैं? हम डिजिटल चार्ट से बता सकते हैं, मैप से बता सकते हैं, रोल प्ले मेथड से बता सकते हैं, बट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हम हिस्ट्री को नहीं बता सकते। हम कोई किसी राजा महाराज की बात कर रहे हैं तो हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रेडिंग आर टाइप्स ऑफ, किसके टाइप हैं? तो ये हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के टाइप। मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ रिसर्चर इज़, सबसे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रिसर्चर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? तो वो जेन्यून इंटरेस्ट इन रिसर्च। अगर रिसर्च में उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है तो भी वो रिसर्च कर नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड, उसे कहते हैं मैमोइंग कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के रिफ्लेक्टिव नोट्स को। उसमें हम कुछ नोट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और जो भी बताया गया है उसको हम थॉट करते हैं उसके बारे में। फिर है अ वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट विल बी मेजर्ड ऑन। एकेडमिक अचीवमेंट किस में मेज़र किया जाता है? तो वो इंटरवल में मेज़र किया जाता है। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ सम एक्सट्रीम स्कोर्स देन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम स्कोर्स, अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी में उसको मेज़र कर रहे हैं तो वो होगा मीडियन। फिर कहते हैं रिसर्च पेपर इज़ बेस्ड ऑन, रिसर्च पेपर किस पे बेस्ड होता है? तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट जो है वो एक पैराग्राफ है तो उसको हम छोड़ देंगे। 11 से 15 हम क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं सीधा। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉम डैश इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन साइकिल। वो कहते हैं कि न्यू कॉम के अनुसार क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन साइकिल के लिए? तो वो है मीडिया जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन साइकिल के लिए। सेंडर, रिसीवर और मैसेंजर जो है वो मैसेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बिकम कम्युनिकेशन इफेक्टिव। क्या चीज़ कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी? ऑब्वियसली जब फीडबैक आएगा तो ही हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। मैंने कुछ बोला, उसने कुछ सुना, जब तक कि वो उसका फीडबैक नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा कम्युनिकेशन हुआ या उसको कुछ पता चला या नहीं। सुपरवाइजर इन फैक्ट्री ऑर्डर्स वर्कर्स एंड वर्कर्स फॉलो द ऑर्डर, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? सुपरवाइज़र ने वर्कर को कहा और वर्कर ने फॉलो किया, उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्टिकल कहते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम हो रहा है, सुपरवाइज़र कह रहा है और वर्कर उसको फॉलो कर रहा है। अनअटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर में अफेक्ट, अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो बात पे, सेंडर बोल रहा है, मैसेज जा रहा है, रिसीवर तक पहुंच भी गया, पर अगर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी। मतलब उसने रिसीवर की बात सुनी नहीं तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट होता है। फिर कहते हैं
प्रोग्राम्स ऑन द टीवी चैनल समटाइम मिसलीड सोसाइटी बिकॉज टीवी चैनल जो हैं वो कई बार जो है वो मिसलीड करते हैं सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि जो बता रहा है और जो सुन रहा है उसका पर्सपेक्टिव जो है वो अलग, परसेप्शन है, देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है, इसलिए मिसलीड हो जाते हैं। कई बार कोई पॉजिटिव वे में कह रहा होता है पर सामने वाला उसे नेगेटिव वे में लेता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा की तरह मैं पॉज करके आप पॉज करके देख लेना इसका क्वेश्चन को और फिर इस आंसर को सॉल्व करना। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है 6। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहूँगी कि एक ऑनेस्ट इंसान जो है वो एक्स और वाई दो लोग हैं, उन्हें कहता है कि मैं जितने भी पैसे हैं मेरे पर्स में वो सब आपको दे दूँगा। तो वो कहते हैं किस सिचुएशन में या किस तरह से वो सारे पैसे उन दोनों में बांट सकता है, वो भी एक टाइम पे। तो इसका आंसर जो है वो है इफ़ देयर इज़ नो मनी। अगर उसमें पैसे ही नहीं हैं तो वो किसी भी सिचुएशन में या किसी भी तरह से बांट नहीं सकता है, क्योंकि उसने गारंटी दी है कि मैं आपको बांट दूंगा। पर वो कह रहे हैं कि किस वे में वो इंश्योरेंस जो उसने बोला है वो कैसे कर पाएगा। तो वो पर्स में हाथ डालेगा, पता चलेगा कि उसमें पैसे ही नहीं है, तो उसका एश्योरेंस जो है वो खाली नहीं जाएगा कि मैंने कहा था मैं दूंगा पर जब है ही नहीं तो कहाँ से दूँ। बहुत ही फनी क्वेश्चन था। 23 जो है वो ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि 12 o'clock है, उसमें मिनट की ये सुई और जो घंटे की सुई है वो एग्जैक्टली कब ओवरलैप करेगी। तो इसका आंसर है सी, 1 घंटा 5 मिनट बाद में या 1 घंटा 6 मिनट पहले। जब भी 12 में ये होगा आप देख लेना, ऐसा ही होता है, वो ओवरलैप करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है डी, 0। क्वेश्चन कहता है कि बुक का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है 20% से और उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है 25% है। तो कहते हैं कि डिफरेंस बताना है कि उसकी पहली इनकम से अब की इनकम में कितना डिफरेंस आया। तो कोई डिफरेंस नहीं आया। 25th क्वेश्चन जो है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्यों कहता है परसेंटेज प्रॉफिट मिला उसको, ये जब उसने आइटम बेचा 2120 रुपीज़ का और सेम आइटम बेचने पर जो परसेंटेज लॉस हुआ उसे इस इतने में जब उसने आइटम बेचा तो परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट उसको सेम हुआ। आपको बताना है कि व्हाट प्राइस शुड आइटम बी सोल्ड टू गेट 20%। कितना आइटम का प्राइस होना चाहिए अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर पे। तो पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज़। इसका आंसर है 26। ठीक है। फिर ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 27। कहते हैं कि आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको जो है वो उल्टी तरह से लिखा गया अगर आप देखोगे तो QTXL और OPTG। ठीक है, तो OPQ ऐसे करके उल्टी तरह से लिखा गया है। तो अगर आप JGKNS को अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे EHJN। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। फिर 28 का क्वेश्चन है कि अगर बॉर्नवीटा को पानी के साथ पिया जाता है तो एनर्जी देता है, कॉम्प्लेन के साथ पिया जाता है तो एनर्जी देता है, ड्रिंकिंग मिल्क विद वाटर तो एनर्जी देता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि पानी ही है जो एनर्जी दे रहा है किसी के साथ पीने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्वियसली ये फैलेसी का एग्जाम्पल है। ये स्लोपी वाली है जिसमें सब कुछ करने पे लास्ट में कह रहे हैं ये इससे होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो भी आपका रीजनिंग का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। आपको बताना है ऑल बर्ड्स आर
वो अगर कह रहे हैं ऑल बर्ड्स आर वाइट, ऑल पैरेट्स आर बर्ड, तो कंक्लूजन कहता है सम बर्ड्स आर वाइट, सम पैरेट्स आर वाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1 और 2। मतलब सम बर्ड्स आर वाइट सही बात है, और सम पैरट्स आर वाइट। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर ही हमारा पैरट आ रहा था। देखिए ऑल बर्ड्स आर वाइट, और वो कह रहे थे ऑल पैरट्स आर बर्ड। तो मैं अगर बर्ड ये है और इसके अंदर मैं पैरट को डाल दूँ तो ये पैरट भी जो है वो वाइट हो जाएगा। ये बर्ड के अंदर है और फिर इसके अंदर है वाइट। समझ रहे हैं? ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर जो आंसर है वो सही कहता है कि सम बर्ड्स ऑल पैरट्स आर सम पैरट्स आर वाइट एंड सम बर्ड्स आर वाइट। ऑल पैरट्स आर ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन की बात यहाँ पे कहीं ही नहीं गई है। और सम पैरट्स आर नॉट वाइट, सम बर्ड्स आर नॉट वाइट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑल बर्ड्स पहले से ही वाइट कहा गया है। इसलिए आंसर जो है 1 और 2 हो जाएगा। उसको आप खुद करके देखना, आपको पता चलेगा। फिर ये डायग्राम का है, रिलेशनशिप बताना है आपको एथलीट, वुमेन और मदर्स पे। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो है ये कह रहे हैं ये वुमेन है, उसमें कुछ मदर्स हैं और कुछ एथलीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, 31 से 32। 31 आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 का जो आंसर है ये 32 तक ही था, अब 33 नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज़ 40। ये आपको निकालना होगा और बताना होगा। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आर 20 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो इफ़ इग्नोर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अगर हम इग्नोर कर दें सबसे छोटे और सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को, तो बचा हुआ अर्थमेटिक मीन ऑब्जर्वेशन क्या होगा? विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या कांट बी ऑब्टेन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। डाटा ही नहीं है इसलिए हम उसे निकाल नहीं सकते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विल नॉट चेंज। ठीक है, हम इग्नोर भी कर देंगे तभी अर्थमेटिक मीन जो है वो नहीं बदलेगा। नेक्स्ट जो है वो ये पैराग्राफ दिया है और इसी के बेस पे हमें आंसर निकालने हैं। तो इसको आप देख लेना, मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो 34 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 35 का आंसर हो जाएगा डी। और फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 कहता है एंडनेट इज़ द, इसका करेक्ट जो है वो हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो उसकी करेक्ट फुल फॉर्म है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है हु हेल्प लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियाज़ टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी। तो किसने इंडिया की जब जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जब वो इंडिया में कम्युनिकेशन पॉलिसी लाए थे, तो किन्होंने उनकी हेल्प की थी? तो वो था सैम पिट्रोडा। आप मुझे बता सकते हैं कि सैम पिट्रोडा का रियल नेम क्या है? और सैम पिट्रोडा एक कमीशन के भी चेयरमैन थे। वो कमीशन कब थी मैं आपको बता देती हूँ। वो 2005 में कमीशन आई थी, नेशनल कमीशन थी वो। और सैम पिट्रोडा जो है वो इंडिया में टेलीकॉम के को लाने वाले थे। ठीक है,
वो उनका जन्म जो है वो उड़ीसा में हुआ था और वो गुजराती फैमिली के थे, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे, इसलिए उनको सैम, उनके नाम को छोटा करके सैम कर दिया गया, ठीक है। तो आप इसको पूरा नाम देखिएगा क्या है, और कमेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और उस कमीशन का नाम भी, जो कमीशन उन चेयरमैन किया था उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेसिकली इंस्टेंट मैसेंजर। इंस्टेंट मैसेंजर तो आजकल आपको पता ही है व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप पे आप किसी को भी मैसेज करो, उसी समय आपका जो है फीडबैक मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सारथी पोर्टल, जो गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी के बारे में पता है जिनको, वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ये पोर्टल दिया गया है, उन्होंने पोर्टल दिया है सारथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, BYOD का पूछ रहे हैं ये कि क्या फुल फॉर्म है। तो इसका है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ये ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो कंपनी है उसके इन डाटा को एक्सेस कर सकता है उसका एम्प्लॉयज़, ठीक है, अपने ही डिवाइस पे, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब वर्क फ्रॉम होम हुआ लॉकडाउन के समय, तो वो एक्सेस कर सकते थे। इससे वजह से वो ज़रूरी नहीं कि उनको ऑफिस का लैपटॉप लाना है, वो अपने ही लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं सारा डाटा और सारा इन्फॉर्मेशन उसके कंपनी के, ठीक है। तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इसके बारे में ज़्यादा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है प्रेजेंस ऑफ ई कोली इन वाटर इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डैश। किसके कंटामिनेशन का इंडिकेटर है अगर ई कोली हो। ई कोली एक नाम है एक बैक्टीरिया का, जो हमारी इंस्टेंटाइन में रहता है, आता है हमारे जैसे कि जानवरों के भी और इंसानों के दोनों में आता है, क्योंकि ये जो होता है ये हमारी इंस्टेंटाइन में होता है एंजाइम, जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स पैदा करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो ये सीवेज कंटामिनेशन करता है। अगर ये वाटर में आ जाए तो इसका मतलब सीवेज कंटामिनेशन हो जाएगा। आप देखो रॉ जितना मीट खाते हैं उसमें भी ये ई कोली होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 42 क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग डे टाइम नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ इन रेजिडेंशियल एरिया शुडंट एक्सीड, मतलब कितना जो नॉइज़ पॉल्यूशन का है वो कितना डीबी होना चाहिए, ठीक है, कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो डे टाइम में रेजिडेंशियल एरिया में 55 होना चाहिए। बाकी जो दे रखे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दे रखा है, ये कमर्शियल एरिया के लिए दे रखा है, और ये जो है ये बताइएगा किसके लिए दे रखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और ऐसे ही नॉइज़ पॉल्यूशन का बता रखा है कि रात में, नाइट में क्या होना चाहिए, ठीक है, रेजिडेंशियल का, इंडस्ट्रियल का और कमर्शियल एरिया का। और जो हमारी सुनने की शक्ति होती है वो आप हेडफोन्स पे भी देखिए, कहते हैं कि 60 dB से 70 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम नहीं तो हम लोगों का क्या होगा, हम बहरे हो जाएंगे, हमारा एयर जो है सुनने की शक्ति जो है वो डैमेज हो जाएगी। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो कहते हैं कि ये टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट किसका, हजार्डियस वेस्ट का, वो क्या कहना चाहता है, वो कहलाता है बेसल कन्वेंशन, ठीक है। ये बेसल कन्वेंशन है, ये जो हुई थी ये स्विट्ज़रलैंड का एक जगह है बेसल, वहाँ पे ये हुआ था ये कन्वेंशन, ठीक है। इंडिया भी इसका पार्ट है इस बेसल कन्वेंशन का। इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, किस तरह डिपोज करना चाहिए, उसके बारे में ये कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स इन इंडिया, ठीक है, टू प्रिवेंट कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, टू
प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना पॉल्यूशन के लिए, उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स हैं हमारे। एक एक्ट है जिसको कंप्रेसिव या अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है, वो कौन सा है? वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसमें सारा बताया जाता है किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है और कंट्रोल करना है पॉल्यूशन में। सारे पॉल्यूशंस उसमें आ जाते हैं आपके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सब उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हाउ मेनी गोल्स हैव बीन सेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूएन टू अचीव सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। आप मुझे बता सकते हैं इंडिकेटर्स कितने हैं उसमें? ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि वन गोल क्या है, गोल का नाम लिखा रहता है, जैसे कि लिखा रहेगा नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, तो आपको बताना है 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे करके क्वेश्चन पे आता है। तो इसको आपको 1 से लेके 17 तक गोल याद होने चाहिए कि कौन से सिस्टमेटिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ वॉज अ सेंटर ऑफ मिलिट्री एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। कौन सी यूनिवर्सिटी, इनमें से बताना है आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वैदिक पीरियड में मिलिट्री एजुकेशन देती थी। तो वो थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला और नालंदा में कहा जाता है कि ओल्डेस्ट, इनमें थोड़ी वो है कि कौन सा है। नालंदा हमारे देश में और तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में था। तो हमारे इंडिया में तो नालंदा ही है जो ओल्डेस्ट है। ठीक है, 5th सेंचुरी में ये बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, ये कहता है कि मिनिमम पीरियड फॉर पीएचडी शुड बी ऑफ 2 ईयर, देयर शुड बी वाइवा एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी। ये किसने रिकमेंडेशन दी थी कि 2 साल का कम से कम पीएचडी होना चाहिए और उसमें वाइवा भी होना चाहिए पीएचडी डिग्री अचीव करने के लिए? ये किसने रिकमेंड किया था? ये किया था राधाकृष्णन कमीशन ने, जो 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद आई थी। ठीक है, ये सारी जो कमीशन है ये इंडिपेंडेंस से पहले आई थी 1902 में, 1904 में। ठीक है, और ये तो आपको पता है कोठारी कमीशन 1968 में आई थी, पर उन्होंने पीएचडी के बारे में बोला था, तो वो राधा कृष्ण कमीशन थी। यूनिवर्सिटी के बारे में तो इन दोनों ने भी बोला था, पर उन्होंने पीएचडी के बारे में बोला था, इसलिए आंसर जो है ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 पे। टीचर एजुकेशन क्या है? ऑब्वियसली सबको पता है टीचर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन है। फिर वो कहते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इंडिया का, जिसका नाम चेंज किया, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ये चेंज किया गया नाम। तो पहले अब ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और अब इसका नाम ये नहीं है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब क्या नाम रखा गया है आपको पता है? MOE। ये क्या है आप बता सकते हो? और नाम जो चेंज किया गया था, वैसे तो 1985 में चेंज किया था, पर यहाँ पे 85 है नहीं, इसलिए 86 को हम ले लेंगे। ठीक है, और उस समय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव थे। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट फंडिंग फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़ इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कौन रिसर्च एक्टिविटीज़ को फंड नहीं करता? ये सारे जो हैं ये नहीं, एक सेकेंड, ये सब रिसर्च एक्टिविटीज़ करते हैं। ये कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं हायर एजुकेशन में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा D। बाकी ये जो है बायोटेक्नोलॉजी है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये सोशल साइंस पे रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है। इनके फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं क्या है? ठीक है, और ये सब रिसर्च करते हैं हायर एजुकेशन पे, पर ये हायर एजुकेशन पे रिसर्च नहीं करते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे आपको वीडियो लगी, और हो सके तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। इससे इनोवेटिव, इससे बहुत इंटरेक्टिव होती है वीडियो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है वीडियो बनाने में।